बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंटीकोगुलेंट्स। अब हमने ब्लड फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर के ऊपर सिर्फ यही टॉपिक रह गया था, तो आज की इस वीडियो में एंटीकोगुलेंट वाले वीडियो को कवर करने वाले हैं, यानी वीडियो को कवर करने वाले हैं, यानी एंटीकोगुलेंट के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अंधेरे के अंदर, तो तकरीबन एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंटीकोगुलेंट ड्रग ऐसी ड्रग जो फिब्रिन क्लॉट की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। डिपेंडिंग अपॉन देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। कुछ को पारेंटरली देते हैं, कुछ को हम पारेंटरली और ओरली दोनों फॉर्म में देते हैं, और कुछ को हम सिर्फ ओरल फॉर्म में देते हैं। तो पारेंटरली के अंदर हेपेरिन, जबकि पारेंटरली और ओरली के अंदर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर एंड डायरेक्ट 10 फैक्टर 10 इनहिबिटर, और जो ओरल के अंदर वारफिन आ जाएगा जो कि कॉम्बिनेट डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हेपरिन से कहानी स्टार्ट करते हैं। हेपरिन जो हेपरिन मालिक्यूल है, हेपरिन एक सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड मालिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। हेपरिन के जो डिपेंडिंग अपॉन इसका मालिकुलर वेट किया है या सिंथेटिक फार्मूला किया है, तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो एक होता है हाई मालिकुलर वेट वारफेरिन, जिसको हम अनफ्रैक्शनेटेड वारफेरिन बोलते हैं। दूसरा लो मालिकुलर वेट वारफेरिन, जिसको फ्रैक्शनेटेड बोलते हैं। तीसरा सिंथेटिक, जिसको फोंडापेरिनेक्स बोलते हैं। हाई मालिकुलर वेट के अंदर मजीद 3 आ जाते हैं, इनॉक्सैपरिन, डेल्टैपरिन, टिंजैपरिन। ठीक हो गया। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। और इस तरह आपको पता है कि हेपरिन चूंकि एसिडिक मालिक्यूल है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस अप्लाई करते हैं, और ये वही बेस है जो आप इंसुलिन के साथ मिला के देते हो, उसका नाम है प्रोटामीन। ठीक हो गया। ओके, तो अब इनका डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम में आता है कि हाई मालिकुलर वेट वारफेरिन और हाई मालिकुलर वेट हेपरिन और लो मालिकुलर वेट हेपरिन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। तो पहला डिफरेंस तो होगा इनके नाम का, कि ये इसका मालिकुलर वेट ज़्यादा है और इसका मालिकुलर वेट कम है। कितना मालिकुलर वेट होता है हाई मालिकुलर वेट का, तो इसका होता है अनफ्रैक्शनेटेड का होता है तकरीबन 15,000 से लेकर 20,000 किलो डेल्टोन, नहीं ओनली डेल्टोन। ठीक है, जबकि लो मालिकुलर वेट वाले का 2,000 से लेकर 6,000 डेल्टोन तक होता है। ठीक है, लो मालिकुलर वेट वाला फ्रैक्शनेटेड, जबकि हाई मालिकुलर वेट वाला अनफ्रैक्शनेटेड होता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, जब भी एफ मैंने लिखा हुआ है। हाफ लाइफ इसकी शॉर्ट होती है, इसकी हाफ लाइफ रिलेटिवली लॉन्ग होती है। ये डोज डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये डोज इंडिपेंडेंट होता है। मोड ऑफ एक्शन के जो हाई मालिकुलर वेट वाला है, ये फैक्टर 10A और फैक्टर 2A यानी थ्रोम्बिन को फैक्टर 10A दोनों को इनएक्टिवेट कर देगा। किस तरह से करते हैं, एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करते हैं, फिर उसकी एक्टिविटी को बढ़ा के 10 को और 2 को इनहिबिट कर देते हैं, उनकी प्रोटियोलाइसिस करवा देते हैं। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम एक्टिवेटेड प्लाज्मा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम करते हैं। ठीक है, ओके। अब आप नेक्स्ट आपको बता दूं कि जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होता है वो हाई मालिकुलर वेट का रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लो मालिकुलर वेट। मॉनिटरिंग को हम APTT से करते हैं। ठीक है, APTT से कहते हैं, इसकी एब्रीवेशन है एक्टिवेटेड प्लाज्मा, नहीं था वो पार्शल था, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, ओके, एक्टिवेटेड प्लाज्मा पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग के लिए आप APTT यूज़ नहीं करते हैं। ठीक हो गया, इसको आप दिन में 1 या 2 मरतबा देते हैं। प्रोटामीन अगर अप्लाई करते हैं तो प्रोटामीन इसके इफेक्ट को कंप्लीट रिवर्स कर देगा, लेकिन इसके इफेक्ट को पार्शियल रिवर्स करेगा। फोंडापेरिनेक्स के लिए प्रोटामीन किसी काम के नहीं है। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये हाई मालिकुलर वेट की वजह से होता है, जबकि लो मालिकुलर वेट की वजह से हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता। ऑस्टियोपोरोसिस ये भी हाई मालिकुलर वेट की वजह से होता है। एक्सक्रीशन इसकी लेस रिलायबल होती है, लेकिन इसकी एक्सक्रीशन पैरामीटर मोर रिलायबल होता है। ठीक हो गया। अब इनके क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाते हैं। वारफेरिन बार बार मैं कही जा रहा हूँ। ठीक है, तो हेपरिन के क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाती है। इसकी बहुत सारी क्लिनिकल यूजेस है। पहला डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एक्यूट MI है। इसके अलावा थ्रोम्बोलिटिक के साथ मिला के देते हैं फॉर रिवैस्कुलराइजेशन टेक्निक्स है। GP2B3A ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 रिसेप्टर के साथ मिला के देते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ मिला के देते हैं फॉर एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट्स। और प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट में ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि जो ब्लीडिंग टाइम मुझे यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ब्लीडिंग टाइम होता है या प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, वैसे ब्लीडिंग टाइम ना बोलूँ, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वारफेरिन के लिए अप्लाई होता है, तो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी है, जिसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाई फ्रैक्शनेटेड अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की वजह से
मॉडरेट ट्रांजिएंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, या हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज वारफेरिन बार बार बोले जा रहा हूँ सॉरी, एंटीबॉडी हेपरिन और प्लेटलेट एक्टिवेटेड फैक्टर 4 के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती है। इसकी असल डिस्क्रिप्शन तो आपको पैथोलॉजी के अंदर मिलेगी। और लास्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ये तीनों चीज़ें अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की वजह से होती है, और इसको मिनिमाइज करने के लिए आप प्रोटामिन देते हो, तो प्रोटामिन इसका एंटीडोट होता है, जबकि वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन की और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है। ठीक है, लाइट गई हुई है तभी आपको रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ट्राइपॉड स्टैंड का। ओके, इसको मैं हटा ही देता हूँ। नेक्स्ट हम आपको बुक में टेबल बना हुआ है हेपरिन का और वारफेरिन का क्या डिफरेंस होता है। तो हेपरिन का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हेपरिन लार्ज एसिडिक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है, जबकि वारफेरिन स्मॉल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो हेपरिन पारेंटरली देते हैं, वारफेरिन ओरली देते हैं। हेपरिन ब्लड पे जाके काम करता है, वारफेरिन लीवर पे जाके काम करता है। हेपरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी रैपिड है, मिनट्स में हो जाता है, जबकि वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी स्लो है, दिन रिक्वायर्स होते हैं। ठीक हो गया, ओके। और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हेपरिन का, हेपरिन एंटीथ्रोमिन 3 को एक्टिवेट करती है, जो कि फैक्टर 2A और फैक्टर 10A को इनएक्टिवेट कर देता है, जबकि वारफेरिन 2 के साथ 9-10 इनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को ब्लॉक कर देती है, विटामिन की एपॉक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक कर देती है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है, जबकि उसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। एंटीडोट इसका प्रोटामिन है, जबकि उसका एंटीडोट विटामिन के प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट होती है। यूज मोस्टली एक्यूट होता है, जबकि वारफेरिन का क्रॉनिक होता है। प्रेगनेंसी में हम हेपरिन देते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंस बता दिए दोनों का। अब हम चलते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर डिपेंडिंग अपॉन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको दो में डिवाइड कर देते हैं, ओरल और इंट्रावेनस। ओरल एक ही होता है, वह डेबिकेट्रॉन, बाकी जो एर्गेट्रोबान, लेबिरुडिन, टेसिरुडिन और बिवालिरुडिन ये पारेंटरली दी जाती है, इंट्रावेनस फॉर्म में दिए जाते हैं। इसमें भी ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हीरोडो मेडिसिनलिस से डिराइव्ड होते हैं, जो कि एक लीच होती है, मेडिसिनल लीच होती है। जो लैपिरिडिन होती है यूज नहीं की जाती, बल्कि जो दूसरे कंपाउंड होते हैं ये यूज किए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इन्होंने थ्रोम्बिन के साथ जाके बाइंड करना है, थ्रोम्बिन और इसके सबस्ट्रेट दोनों पे जाके बाइंड करना है, और थ्रोम्बिन चाहे फ्री फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में या मैश वर्क फॉर्म में या दोनों पे जाके उसको इनहिबिट कर देगी। ठीक हो गया, ओके। लेकिन यहाँ पे एर्गेट्रोबान होती है, ये सिर्फ थ्रोम्बिन की एक्टिव साइट पे बाइंड करती है, थ्रोम्बिन के सबस्ट्रेट पे जाके बाइंड नहीं करती। जो बिवालिरुडिन है ये प्लेटलेट की एक्टिवेशन को भी ब्लॉक कर देती है। ये थोड़ी बहुत एक्सेप्शन थी। क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाती है, तो इंट्रावीनस के जो यूजेस होते हैं, इंट्रावीनस थ्रोम्बिन इनहिबिटर, तो ये हेपरिन के अल्टरनेटिव एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली उन पेशेंट जिनमें हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है, तो इस केस में हम हेपरिन के बजाय इनको यूज करेंगे। दूसरा ओरल फॉर्म में जो डेबिकेट्रॉन होता है, तो डेबिकेट्रॉन यहाँ पे आई थिंक रिफ्लेक्शन पड़ा है, तो ये PX लिखा हुआ है मैंने, ओके। तो आई थिंक रिफ्लेक्शन पार्ट आपको सिर्फ विजिबल नहीं होगा, तो ये PX लिखा हुआ है। तो ये इस्तेमाल होता है प्रिवेंशन के लिए, किसकी, स्ट्रोक की प्रिवेंशन के लिए, या सिस्टेमिक इम्बोलिज्म के लिए, या वीनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म के लिए, स्पेसिफिकली हिप और नी सर्जरी के बाद, या रिकरेंट वीनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म को मिनिमाइज करने के लिए हम ओरल का यूज करते हैं। इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस होते हैं। पहला, इसके फार्माकोकाइनेटिक और इसके एंटीकोगुलेंट रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी डोज को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी डोज को फिक्स कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसके एक्शन को, या फिर इसको दूसरी दवाइयों के साथ मिला सकते हैं। तो इसके फार्माकोकाइनेटिक और इसकी फार्माकोडायनेमिक दोनों के दोनों प्रिडिक्टेबल होती है। इसके अलावा इसका P450 के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ओके, ठीक हो गया। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट में ब्लीडिंग होने के चांसेस सब में होगा, ब्लीडिंग सब में है। और इसके अलावा और अगर डेबिकेट्रॉन को आपने इसके एक्शन को एंटागोनाइज करना है, तब आपने इडारीसुजीमाब यूज करना है। इडारीसुजीमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, जो असल में फैब फ्रैगमेंट होता है। ठीक है, फैब क्या होता है, जो हमारे कांस्टेंट रीजन होते हैं ना, तो FAB एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट होते हैं, तो फैब फ्रैगमेंट बोलते हैं, जो डेबिकेट्रॉन के साथ बाइंड करने के बाद इसके एंटीकोगुलेंट एक्शन को खत्म कर देगा। अब बारी है डायरेक्ट 10A इनहिबिटर की। तो 10A इनहिबिटर 10A पे जाके बाइंड करेगा, चाहे फ्री फॉर्म में हो चाहे फिक्स फॉर्म में हो। इसमें भी 3 एग्जाम्पल आ जाते हैं, रिवरोक्साबान, एपिक्साबान, एडोक्साबान। जो रिवरोक्साबान होती है ये ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस दोनों में इस्तेमाल हो सकती है, स्पेसिफिकली VTE के लिए, वीनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म के लिए, अगर हिप और नी सर्जरी परफॉर्म की है। इसके साथ ये स्ट्रोक्स को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है विदाउट वेल्वुलर डिजीज, इस तरह ये स्ट्रोक है, तो ये इम्बोलिक स्ट्रोक को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, इम्बोलिक स्ट्रोक को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो सिंपल स्ट्रोक था, तो यहाँ पे इम्बोलिक स्ट्रोक ऐड कर देना। दोनों की वजह से ब्लीडिंग
के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके बाद है वारफेरिन। वारफेरिन और दूसरे कॉम्बिनेंट डेरिवेटिव होते हैं, ये स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ओरली हम देते हैं। वारफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेता है और इसकी एलिमिनेशन साइटोक्रोम P450 एंजाइम पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन इनकी एलिमिनेशन 10A की इनकी एलिमिनेशन साइटोक्रोम P450 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने विटामिन के एपोक्साइड डिटेक्टेज को ब्लॉक कर देना, विटामिन के ने इनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करानी है, 2 के साथ 9-10 और प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की करवानी होती है। ठीक हो गया। ओके, लेकिन इसका एक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। इसके एक्शन को मॉनिटर करने के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम का सहारा लेते हैं। क्लिनिकल यूज़ बिल्कुल वही है जो हेपेरिन का होता है। हाँ, बस अब प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर वारफेरिन को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि बोन डिफेक्ट और हेमरेज करवा देती है फीटस के अंदर, ब्लीडिंग हो जाती है, इनिशियली हाइपर कोगुलेबिलिटी करवा देती है, क्योंकि ये प्रोटीन सी को इनहिबिट करना शुरू कर देती है जो कि विटामिन के डिपेंडेंट एंटी कोगुलेंट है। तो शुरू में हाइपर कोगुलेबिलिटी और उसके बाद ब्लीडिंग टेंडेंसी होना शुरू हो जाती है। वारफेरिन का थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है और इसकी ड्रग इंटरेक्शन भी हो जाती है। ठीक है, कुछ ड्रग ऐसी है जो उसके एंजाइम्स को इंड्यूस कर देती है, फॉर एग्जांपल कार्बामेज़ेपिन, फेनेटोइन, रिफेम्पिन, बारबिचुरेट, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये वारफेरिन के क्लियरेंस को बढ़ा देती है। ओके, ठीक हो गया। और इसका बहुत सारा ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिलता है और अल्लाह के फजल करम से लाइट भी आ गई है, तो इस लाइट आने की खुशी में वीडियो को एक अदद लाइक कर देना। ओके, अब लास्ट जो टॉपिक है डायरेक्ट ओरल एंटी कोगुलेंट वर्सेस वारफेरिन। तो डायरेक्ट ओरल एंटी कोगुलेंट में डेबिगेट्रॉन और रिवारोक्साबान को कंपेयर किया हुआ है। तो पहली बात कि इनका एंटी थ्रोम्बोटिक एफिकेसी रिलेटिवली इक्वलेंट होती है, लेकिन इनका ब्लीडिंग रेट कम से कम होता है। आपको मॉनिटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ड्रग इंटरेक्शन रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब कम होता है। इनकी शॉर्टर हाफ लाइफ होती है। ठीक है, यानी अगर पेशेंट की नॉन कॉम्प्लायंस हो जाएगा तो इसकी वजह से एंटीकोगुलेंट फंक्शन खत्म हो जाएगा और इनके थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको मैंने बता दिया है। एंटी थ्रोम्बोटिक एफिकेसी इनके बराबर ही होती है, लेकिन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हिसाब से आपने इन दोनों को डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन क्या है तो आपने सिलेक्टिवली यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।